आर्मी में सीनियर ऑडिटर के पद से रिटायर मेरठ के एक बुजुर्ग के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, ठगी हुई है। उनको कई दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। उसके बाद ठगों ने 15 लाख रुपए की रकम उनको ब्लैकमेल करके अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा ली। इस घटना की जो एफआईआर है वो दर्ज कराई गई है साइबर थाने में, और अब पुलिस इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो आगे ले जा रही है। मेरे साथ वो मौजूद हैं जो रिटायर्ड और सीनियर ऑडिटर हैं। सर, आपका नाम क्या है और आपके साथ जैन। आपके साथ सर क्या घटना हुई? 8 तारीख को मेरे पास कॉल आई लगभग 3:15 बजे। उन्होंने कहा, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ। मैं मतलब कॉल प्रोडक्टिव एसोसिएट हूँ, कॉल एसोसिएट हूँ, और आपके अगेंस्ट गंभीर अपराध हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। क्या लगे फिर भी आप बात करें। शाम को 6:41 पर वहाँ से फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। मेरा नाम दीपक यादव है। आपके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी के केस हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनको नहीं, 17 बच्चों का इंडिया में किडनैप हुआ है और उनका मर्डर कर दिया गया है, और उनकी अंग वो विदेशों में सप्लाई किए जा चुके हैं। उनके पेरेंट्स ने जब उनसे गुहार लगाई कि आप हमारे बच्चों की डेड बॉडी ही दे दीजिएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। HDFC दिल्ली के बैंक में जिसमें ये अकाउंट है उसमें 6.8 मिलियन पैसा जमा करा दें तो आपके बच्चों की डेड बॉडी मिल जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि वो HDFC दिल्ली में जो अकाउंट है वो आपके नाम में है। अच्छा, वो अकाउंट आपके नाम में? मेरे नाम में है, मेरे नाम में है, और आपने ही उसे खोला है। आपकी आईडी है वहाँ पर, आपका आधार कार्ड है वहाँ पर। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं तो कभी HDFC बैंक गया नहीं, ना मैंने मतलब वहाँ पर कोई अकाउंट खोला। कह लगे ठीक है, तो टाइम बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल मॉर्निंग में जो CBI अधिकारी हैं, जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो आपसे बात करेंगे। आप सुबह को 8 बजे किसी आइसोलेट प्लेस पर चले जाएं और किसी को भी इस बारे में जानकारी न दें, वरना और भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। सुबह को 8 बजे मैं आइसोलेट प्लेस पर चला गया। मतलब अपने घर से बाहर आप चले? घर से बाहर आइसोलेट प्लेस पर चला गया। जाने के बाद फिर उसी नंबर से कॉल आई कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से दीपक यादव बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको CBI के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे कनेक्ट कराता हूँ। बाबूजी, ये जो बातचीत आपकी हो रही थी ये वीडियो कॉल थी या और? ये तो शायद साधारण ही कॉल थी। मुझे अभी याद नहीं है जी। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने किसी से मेरी कॉल कनेक्ट करा दी। वो कॉल व्हाट्सएप वीडियो कॉल थी। जो कनेक्ट कराई वो वीडियो कॉल? वो दूसरी कॉल जो आई थी व्हाट्सएप वीडियो कॉल थी। अच्छा, फिर क्या हुआ बाबूजी? उसके बाद उन्होंने ये बताया कि मैं CBI ऑफिसर महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। आपका नाम सुखमाल चंद जैन है? मैंने कहा जी हाँ। बोले आधार नंबर आपका ये है? मैं कहा हाँ जी। बोले ऐसा है, आपके अगेंस्ट बहुत अपराध हैं और इसमें आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उन्होंने एक गवर्नमेंट लेटर भी दिखाया मुझे। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट का लेटर था, उसमें मेरा नाम था, मेरा आधार नंबर था, सब कुछ था। उन्होंने कहा ये अकाउंट आपने ही खोला है।
मैंने कहा मैंने नहीं खोला। बोले देखिए ऐसा है, आपके वारंट कर चुके हैं और किसी समय भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने कहा साहब मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। कहते हैं तो जैसे क्राइम ब्रांच ऑफिसर दीपक यादव इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करते जाइए, अगर बचना है तो। क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपको दिए? इंस्ट्रक्शन यही दी कि डीपी यादव जैसा कहें, दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे उसको फॉलो कीजिए। जो दीपक यादव से आपकी जो आगे की बात हुई वो क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दीपक यादव ने मुझसे कहा कि देखिए ये सीबीआई की तरफ से ही हमें इंस्ट्रक्शन है, आप हमें अपनी बैंक की डिटेल बताएं, कौन कौन से बैंकों में आपके अकाउंट हैं, कितनी एफडीज़ हैं, सब आप हमें डिटेल बताएं। मैंने उनको बता दी। उसके बाद ये बोले कि देखिए हम ये बहुत बड़ा गैंग है, हम उस गैंग को पकड़ना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करें। मैंने कहा ठीक है जी, मैं सहयोग करूँगा। उन्होंने कहा कि एफडी जो है अपनी एफडी मैच्योर करा लीजिए, प्री मैच्योर करा लीजिए, हम गैंग को पकड़ना चाहते हैं। मैंने अपनी एफडी प्री मैच्योर करा ली। कराने के बाद उनकी इंस्ट्रक्शन आई कि आप इस अमाउंट को, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि कितना अमाउंट आपके अकाउंट में है। मैंने कहा जी 15 है। उन्होंने कहा कि इस 15 को आप आरटीजीएस के थ्रू भेज दीजिएगा। आप बैंक से आरटीजीएस फॉर्म लें और आइसोलेट प्लेस पर आएँ, हम आपको बताएंगे किस अकाउंट में पैसा डालना है। उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि आप जो है ना लेखराज वर्मा हैं, वो ये उनका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है, ये आईएफएससी कोड है, बैंक का नाम एयू स्मॉल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड है और एड्रेस मानता रामगढ़ है, उस पर आप भेज दें। क्योंकि मैं डर गया था, मैंने उनकी इंस्ट्रक्शन मानी। मैंने वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया 15 लाख रुपए। फिर मैंने उनको सूचना दी बैंक से बाहर आके कि वो, हाँ उन्होंने वन थिंग मोर, उन्होंने बोला कि यूटीआर नंबर आप बैंक से ले लें। तो बैंक वालों से मैंने कहा, उन्होंने यूटीआर की कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी मेरे मोबाइल पर लगा दी। मैंने बाहर आके यूटीआर नंबर वो दीपक को बता दिया। दीपक ने कहा ओके, अब आप जाइएगा घर, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार करें। मैं अपने घर आ गया। उसके बाद 6 बजे के लगभग उनका फ़ोन आता है दीपक का। उन्होंने कहा अब आप इस स्कैंडल से बरी हो चुके हैं, अब आप कहीं भी जा सकते हैं। मैंने कहा मेरे पैसे का क्या होगा? उन्होंने कहा 2 और 3 वर्किंग डेज पर आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, ऐसा वापस आ जाएगा? मैंने इंतज़ार किया, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन शाम को मैंने मिसेस से बताया कि मतलब ये पूरा घटनाक्रम 2-3 दिन चलता रहा? 8 तारीख से चलता रहा। 8 तारीख चलता रहा। आप अपने पत्नी से भी इस बार बताया? मुझे रोक दिया गया था। 8 तारीख से 12 तारीख तक किसी को नहीं बताया मैंने। आइसोलेट प्लेस पर ही बातें हुई। उसके बाद मैंने पत्नी से बताया। उन्होंने कहा आप एक दफ़ा फ़ोन तो कर लो, पैसा नहीं आया है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, जिसका फ़ोन आया था मैंने सबको फ़ोन किया, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। घंटी जा रही थी। मुझे मतलब फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तब आपको एहसास हुआ कि ये फ्रॉड हो गया। पत्नी से मैं सारी बात बताई। फिर मैं इस बेटे के पास गया, ये बेटा अलग रहता है, मैंने इसे सारी घटना बताई। उसके बाद बेटा और मैं रात में ही साइबर थाना आए, यहाँ रिपोर्टिंग किया और यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि देखिए हम
अपराधी को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे आपका पैसा दिलाने की। बाबू जी, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ, तो आपको इस दौरान 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में कभी भी मतलब ये एहसास हुआ, चूँकि आप खुद भी सरकारी सेवा में रहे हैं, उनके कानून नियम, खास करके सेना पुलिस के ये जो आपराधिक कानून होते हैं, इन सबको आप अच्छे से समझते हैं, आपको बीच में कभी भी एहसास हुआ कि आपको ठगा जा रहा है? नहीं जी, कभी नहीं हुआ। मैं तो विश्वास करता चला गया, और क्योंकि मैं डर गया था, क्योंकि वो लेटर भी दिखाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उन्होंने, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। वो भी लिखी हुई थी कि 17 बच्चों का मर्डर हुआ है और उसमें 6.8 लाख मिलियन वो रुपये आपके HDFC अकाउंट दिल्ली में आपके नाम से जमा किए गए हैं। तो क्योंकि मैं डर गया था, इसलिए मैंने ये बातें किसी को नहीं बताई, और मैं CBI ऑफिसर्स और दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिसर की इंस्ट्रक्शन मानता रहा। भाई साहब, आप लेके आए हैं बाबूजी को यहाँ पर, आपकी बात भी हुई है थानेदार से, क्या उन्होंने कहा और किस तरह का आश्वासन आपको दिया है कि पैसा वापस आ सकेगा? देखिए, ऑब्वियसली सरकारी कर्मचारी होने के नाते उनका फ़र्ज़ भी यही बनता है, उन्होंने किया भी यही। हम ऑलरेडी पीड़ित हैं, उन्हें बोलना भी यही चाहिए, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ हमसे ये भी कहा था कि अगर खाते में पैसा है तो वो हम फ्रीज़ इजीली करा पाएंगे और वो इजीली आपके खाते में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर खाते से पैसा निकाल लिया गया है, कैश निकाल लिया गया है, तो फिर लड़ाई बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए कोशिश करेंगे हम, और वही हुआ अभी, जो हमें बताया गया है यहाँ की पड़ताल के बाद में, कि खाते में, एक ही खाते में पैसा नहीं रहा, वो उन्होंने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किया और अलग अलग खातों से पैसा निकाल लिया। तो कैश तो नहीं है उन खातों के अंदर, लेकिन अब ये एश्योरेंस दे रहे हैं हमें, क्योंकि ये उन खातों को फ्रीज़ भी कर चुके हैं, उनका एड्रेस आ गया है, उनका नाम आ गया है। अब ये उम्मीद दे रहे हैं, हमें भरोसा दे रहे हैं कि नहीं, चीज़ें हो जाएंगी। अब हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा और भारत सरकार के इन कर्मचारियों के ऊपर भरोसा कि वो जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग माध्यम से कुछ और भी सोर्स लगवाने की और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार में हमने निकलवा ही दिया है, जिससे अवेयरनेस फैले, जो इनके साथ हुआ वो कहीं भी बच सकें, वो बच जाएं, और बच रहे हैं लोग। पेपर में ये भी आ रहा है कि उन्हें ये चीज़ पढ़ने से याद आ जाती है और वो बच जाते हैं, लोग बच भी रहे हैं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। सर, आप बेटे हैं इनके, और चूँकि माँ बाप जो हैं वो अकेले रहते हैं, एक जो सोशल स्ट्रक्चर हमारे बीच में जो डेवलप हुआ है, क्या आप मानते हैं कि ऐसे में इनसिक्योरिटी जो है वो मन में भी रहती है माँ बाप के, और दूसरे माँ बाप की जो सुरक्षा है उसको लेकर भी सवाल हैं हमारे समाज में, चाहे वो आपराधिक और तरह के जो कृत्य होते हैं, और ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है साइबर क्राइम का, तो आप क्या मानते हैं कि आप वहाँ पर गार्ड लगा सकते हैं, CCTV कैमरा लगा सकते हैं, वहाँ पर आप डॉग्स वगैरह डिप्लॉयड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेके आप किस तरह का सजेशन सरकार को और जो लोग सुन रहे हैं आपको इस समय उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, ये दो तरफा बात आपने पूछी है। एक तो वो जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, ऑब्वियसली उठ बैठ ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली अगर कोई किसी को परेशान देखता है तो उसमें सवाल जवाब और शेयरिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो हमें भी लगता है वो गैप हुआ, जिसकी वजह से इन्हें मौका मिला अकेले रहने का, और हम इनकी परेशानी भाप नहीं पाए प्रॉपर्ली। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, तो वो डेफिनेटली बेटर होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आपने सरकार के बारे में पूछा, अनफॉर्चुनेटली इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ से ऊपर का देश है। वहाँ पर फैसिलिटी लाने के नाम पर डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है डेफिनेटली, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। कई डेटा में पढ़ा गया है कि 1 लाख लोगों पर एक पुलिस वाला है। ऐसे में पुलिस क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? लेकिन हाँ, अवेयरनेस फैलाए, और जो मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में ये जो क्राइम किया जा रहा है घर बैठ के, लोग अब चाकू छुरी का इस्तेमाल डकैती डालने में नहीं कर रहे हैं, इस तरह से साइबर क्राइम करके बड़ी रकम बिना कत्लेआम करे वो ईज़िली वसूल रहे हैं। उसको रोकने के लिए ऑब्वियसली सरकार के पास थिंक टैंक ज़रूर होंगे कि वो कुछ फायरवॉल,
कुछ ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम इंटरनेट और मोबाइल में लगाए कि अनचाही कॉल से बचा जा सके। और अगर कोई ऐसे अपराध कर रहे हैं तो जैसे विदेशों में होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, अरब कंट्रीज़ में होता है, जो भी अपराधी इसमें पकड़े जा रहे हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिससे कि और जो बच्चे और जो नए नए लड़के हैं जो इस तरह के अपराध में कर रहे हैं वो इस तरह से करने से डरें, बचें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो वो बुज़ुर्ग जिनके साथ ये ठगी का घटना हुई वो हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको 4 दिन तक डिजिटली अरेस्ट किया गया। उनको अपनी पत्नी से भी इस पूरे मामले में जो उनके साथ चल रहा था घटनाक्रम उसके बारे में बताने से मनाही की गई थी, सख्त मनाही की गई थी, और वो डर गए। और जो पैसा उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी था वो उन्होंने अपनी फिक्स डिपॉजिट तुड़वा कर उस ठग को ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको वो जानते तक नहीं, केवल एक डर की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सब भी इस डर से निकलें, और जब भी इस तरह का कोई अनचाहा कॉल आपके पास आता है तो पहले उसको वेरीफाई करें, बिना किसी डर के, बिना जेल जाने के डर के, बिना किसी केस में फंसने के डर के आप उसको पहले वेरीफाई करें, और जो पुलिस है उसको बताएं। अगर आपको यहाँ तक प्रोसेस फॉलो करने में सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर आपकी जो आर्थिक हानि है वो नहीं होगी, और ना ही आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।